मैं तो वो बोरिंग फूल पत्ते, अजीब सी डिजाइन्स और वो मोर वगैरह नहीं बनाऊंगी अपनी मेहंदी में। कुछ सॉलिड, कुछ हटके, ऐसी डिजाइन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे निगोड़ी, अब क्या पूरी दुनिया का नक्शा बनाएगी अपनी हथेली पे? अरे तुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे इस मेहंदी रचाने वाले को बता दे। हाँ अमृता, और वैसे भी हमने जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है वो सभी पूरे लखनऊ की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं। ओके ओके, तो फिर कोई इश्यू नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना ज़्यादा देर तक जागे रहे तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे और फिर तुम दोनों भी अपनी शादी के दिन मायूस हो जाओगे, ये सोचकर कि मैं तो बदसूरत लग रही हूँ। ये कहानी है जुड़वा बहनें रिद्धिमा और अमृता की। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उनकी शादी का समय आता है। दोनों की शादी दो भाइयों से तय होती है, रिद्धिमा की निहार से और अमृता की मुकुंद से। अमृता बचपन से ही अपनी बहन रिद्धिमा से जलती, क्योंकि उसे सब हर चीज में, हर मामले में रिद्धिमा से कम मानते। अब दोनों बहनों की शादी की रस्में होती हैं और सगाई के बाद मेहंदी की रस्म आती है। तभी अमृता के माता पिता मधुमालती और विशंबर, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है आज। मेहंदी एक बहुत ही पवित्र शगुन होती है, जिसके रंग के खिलने से जीवन में भी खुशियां खिल जाती है। अब मेहंदी, फिर संगीत और फिर हल्दी, उसके बाद तुम दोनों की शादी होकर विदाई हो जाएगी। एक माता पिता के लिए ये बहुत कठिन और भावनाओं से भरा समय होता है। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में जाने वाली हो, तो जैसे जीवन भर बचपन से एक दूसरे की ढाल बनती आई हो, वैसे ही आगे भी एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना। जी पापा। डाल माय फुट। इस रिद्धिमा की बच्ची की वजह से बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ ताने और डांट ही सुनने मिली है। और ये माँ पापा ने मेरी और उसकी शादी एक ही घर के लड़कों के साथ तय कर दी। अब ये मेरा पीछा ससुराल में भी नहीं छोड़ेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। पूरे घर को बहुत सुंदर तरह से फूलों की लड़ियां और लाइटिंग की झालर लगाकर सजाया जाता है। दोनों बहनें भी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती हैं। निहार और मुकुंद और उनके घरवाले भी मेहंदी लेकर आते हैं। निहार की माँ सुहासिनी और पिता सरताज मधुमालती को शगुन की मेहंदी देते हुए कहते हैं, मधुमालती जी, ये लीजिए, ये लड़के वालों की तरफ से शगुन की मेहंदी। धन्यवाद सुहासिनी जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। और निहार और मुकुंद भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं इन कुर्तों में। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों को। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। सभी औरतें ढोल बजाती हैं और नाच गानों के साथ फंक्शन शुरू होता है। लेकिन मेहंदी बनाने वाली लड़कियां गलती से अमृता की हथेली पर उसकी बहन रिद्धिमा के मंगेतर निहार का नाम लिख देती है और रिद्धिमा की हथेली पर अमृता के मंगेतर मुकुंद का नाम लिख देती हैं। दोनों जुड़वा बहनों का ध्यान नाच गानों में रहता है और इसी के चलते उनकी इस सब पर नजर ही नहीं जाती। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेना तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। तभी अचानक से रिद्धिमा चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मेरे होने वाले देवर का नाम है। और इन लड़कियों ने मेरी हथेली पर भी मुकुंद जी की जगह निहार जी का नाम लिख दिया है। हाय दैया, माफ कर दीजिए दीदी, वो हमें लगा कि आप रिद्धिमा दीदी हो और आप अमृता दीदी, दोनों की शक्ल सेम सेम है ना, इसलिए। अब आप दोनों जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। तहे दिल से माफी चाहते हैं। मधुमालती जी माफ कर दीजिए। ओफो, अब ये अनर्थ तो कर दिया, अब माफी मांग के क्या फायदा? मेरी दोनों बेटियों के देवरों का नाम लिख दिया, गधेड़ी कहीं की। अरे पूरे लखनऊ में तुम्हें किसने फेमस बनाया? जरा उस कलमुहे का नाम तो बताओ। मधुमालती जी रहने दीजिए ना, अब क्यों खामखा इन पर चिल्लाना। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। हाँ, और वैसे भी ये रस्में और रीति रिवाज तो बस कहने और करने वाली बातें हैं। मेहंदी है, कुछ दिन बाद रंग चला जाएगा।
अब ये फसाद यहीं पर निपट जाता है। फिर रात में जब अमृता अपनी सहेलियां कनिका और टीना से एक आइसक्रीम स्टॉल पर मिलती है तब यम, क्या आइसक्रीम है यार यहाँ की। बात तो सही कही तूने कनिका, अब से ना मैं यहाँ रोज आया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो अपनी शादी के बाद तुम मुकुंद जीजू के साथ रात में बाहर घूमने जाने के बहाने बनाती रहेगी। पर एक बात कहूँ अमृता, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी जुड़वा बहन रिद्धि माँ का मंगेतर निहार जो है ना, वो मुकुंद से भी ज्यादा अमीर है। बहुत सारे पैसे कमाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मुकुंद वो तो बस ढीला ही है। क्या? लेकिन तुम्हें ये सारी निजी बातें कैसे पता? अरे यार, हम दोनों तो तेरे होने वाले ससुराल के सामने की गली में ही तो रहते हैं बहन। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर वो सोचने लगती है, वाह, मतलब रिद्धि माँ की शादी होगी उस अमीर निहार से जो इतनी अच्छी जॉब करता है, और मैं उस मुकुंद से शादी कर लूं। माँ और पापा भी ऐसे ही हैं, दोनों बस रिद्धि माँ का अच्छा देखती हैं और मेरा बुरा। नहीं, पहले ही इस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और अब फिर से मैं उसकी शादी उस निहार से होते हुए नहीं देख सकती। रिश्ता पक्का करते वक्त सुहासिनी आंटी ने और उन दोनों भाइयों ने बहुत मक्खन लगाकर कहा था कि दोनों भी अच्छी नौकरी करते हैं। शादी के बाद जब रिद्धि माँ महंगी साड़ियाँ, सोने के गहने और पूरी अमीरों की तरह हो जाएगी उस निहार के साथ, तब तो मैं जल जल कर सच में राख हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सोचते हुए अमृता की नजर आईने में अपने आप पर जाती है और अपनी शक्ल को देखकर अमृता अचानक से मुस्कुराकर कहती है, वाह, क्या आइडिया है। चलो, आखिरकार लाइफ में पहली बार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी जाने अनजाने में ही सही, किस्मत ने निहार का नाम मेरी हथेली पर लिखवा ही दिया है। अब जब निहार जी के नाम की मेहंदी रची है तो अब शादी भी निहार और अमृता की ही होगी। मंडप में घूंघट की आड़ में निहार जी के बगल में बैठ जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं अमृता नहीं रिद्धि माँ हूं। हल्दी की रस्म के बाद शादी के दिन मंडप में दोनों दुल्हन घूंघट में मुंह छुपाए रहती है और दोनों दूल्हे भी सहरा बांधे हुए रहते हैं, जिससे उनकी भी शक्ल सहरे के पीछे छुप जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रिद्धि माँ से पहले अमृता निहार के बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वरमाला और 7 फेरों के बाद दोनों जुड़वा बहनों की शादी हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों जोड़े सदा के लिए शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं। अब दुल्हनों अपना अपना घूंघट उठा लो और दुल्हों तुम भी अपना सहरा उठा लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। लेकिन जब चारों अपना घूंघट और सहरा उठाते हैं तब उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। रिद्धिमा जी आप? मुकुंद जी आप? अमृता तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? और अमृता नाटक करती है, ओ नो, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, फिर से दोनों बहनों के जुड़वापन की वजह से ये घोर मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन यजमान, यूं हथेली पे गलती से नाम की मेहंदी रच जाना और अब यूं इस तरह जाने अनजाने में हुई भूल के कारण दोनों बहनों की और दोनों दुल्हों की अदला बदली, ये कोई गलती नहीं, ये तो स्वयं ऊपर वाले का इशारा है। अब विधि विधान से जो हो गया है उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ियां किस्मत ने मिलाई है। हाँ, पंडित जी सही कह रहे हैं। अब शादी हो गई है तो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो सोचा जाता। बच्चों, इसी को नियति का इशारा समझो और अपनी नई शुरुआत करो। अमृता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये फाइनली मेरी शादी निहार से हो ही गई। जिंदगी भर तो किस्मत को मुझ पर कभी दया नहीं आई, लेकिन अब मेरी शादी के वक्त किस्मत फुल ऑन मुझ पर दया बरसा रही है। अब ये रिद्धि माँ रहेगी इस बेवकूफ मुकुंद के साथ और मैं रहूंगी रानियों की तरह अपने निहार जी के साथ। रिद्धि माँ, मुकुंद और अमृता निहार दोनों भी ससुराल जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।
लेकिन शादी के 3 दिन बाद अचानक से निहार जी की जॉब छूट जाती है। हाँ, मेरी कंपनी बंद हो गई है। हमारे बॉस की डेथ के बाद अब उस कंपनी का मालिक कोई नहीं रहा। अब मेरी जॉब छूट गई है। क्या? अब क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने। अरे नहीं, जिस बुनियाद पे मैंने इस निहार से शादी की थी क्योंकि ये अमीर था, लेकिन अब तो इसकी जॉब छूट गई। नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से सारी चाल रची और बदले में मुझे ये मिला। अमृता ने जिस चीज के लिए निहार से शादी की थी वही चीज उसके हाथ में आई ही नहीं। और दूसरी तरफ रिद्धिमा और मुकुंद अपनी नई शुरुआत करते हैं और थोड़े में ही सही लेकिन दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और अमृता अपना सर पीटते रह जाती है। जॉइंट फैमिली का राशन। वैसे तो संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली की प्रथा खत्म ही हो गई है। चाचा ताऊ तो छोड़ो, कोई अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या हो कि किसी वजह से फैमिली जॉइंट हो तो। माँ जी, वो जीरा खत्म हो गया है, कैसे बनाऊं सब्जी? अरे तो क्या, बड़ी दीदी की बहू ने तो रात ही दाल छोंकी थी, बताया तो नहीं कि जीरा नहीं है। हाँ, दीदी ने तो बिना जीरे के छोंकी थी दाल। बिना जीरे के छोंक देंगे, लेकिन ये नहीं कि बाजार से जाकर तो सामान ही डालती। सारा राशन का जिम्मा तो हम लोगों ने ही लिया है। ले पैसे ले और जाकर ले आ जीरा। तभी राधा की सास की जिठानी आ जाती है वहां पर। कैसी बात कर रही है कल्लू की माँ? इस महीने की शुरुआत में जो राशन भरा था पूरे आधे पैसे दिए थे मैंने। कभी अपनी बहू का तरीका देखा है खाना बनाने का? अरे वो ऐसे खाना बनाती है कि महीने का राशन भी कम पड़े। हाँ, तो खाते भी तो है ना आप लोग, कौन सा कोई मुंह रोक लेता है? खैर, ये कहानी इस घर की रोज की है। पिता के व्यापार को 2 भाई मिलकर चला रहे थे। उसे आगे उन दोनों भाइयों के बेटों ने बढ़ाया, लेकिन फिर भी घर की औरतें तेल साबुन को लेकर रोज लड़ती। क्यों रो रही है मेरी बेटी, क्या खाएगी? अरे ब्रेड मक्खन लगा कर दे दे, वही पसंद है उसको। लेकिन मक्खन तो खत्म हो गया था ना। नहीं, कल रात में दुकान से लौटता हुआ लेकर आया था, फ्रीजर में रखा हुआ है। लेकिन ये क्या, जैसे ही छोटी बहू बच्चे के लिए ब्रेड में मक्खन लगाने के लिए फ्रीजर खोलती है। हाय रे, ये क्या, ये आधा किलो की टिक्की आधी कैसे होगी? आप तो बोल रहे हैं कि रात ही लाए हैं। अरे कैसी बात कर रही हो, जॉइंट फैमिली है, किसी ने खाई होगी, कोई फेंकेगा थोड़ी ना। खाओ, और कम हो जाएगी तो ले आऊंगा। हाँ, हम लोगों ने तो घर में राशन बने का ठेका ले रखा है। क्यों? माँ जी, अब कौन इन्हें समझाए? ताई जी तो साफ बोल देती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तेल घी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, और खाती तो सब हैं। वैसे भी मेरा परिवार तो छोटा है, कम ही खाएगा, लेकिन उनके परिवार में तो आया गया भी लगा रहता है। अरे आधे से ज्यादा राशन तो इन्हीं लोगों के घर लग जाता है, पैसे बचते ही नहीं। माँ जी, काम करते हैं, मुझे आइडिया आ गया है कि कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं। कैसे बचाए जा सकते हैं, कुछ बताओ। देखिए माँ जी, जो पहले हम 100 रुपये किलो वाला चावल लाते थे ना, अब 30 रुपये वाला लाएंगे। घी सस्ता वाला और तेल भी सस्ता वाला। क्या करना चाहती हो तुम? खाने के लिए तो इंसान काम करता है। अरे तो क्या लुटा दे सब कुछ? हाँ, और करता भी है तो खुद के खाने के लिए, ना कि मोहल्ला खिलाने के लिए। क्यों माँ जी? और क्या, सही तो कह रही हो बहू तुम। और जो पैसा बचेगा वो हम लोग सेव करेंगे भविष्य के लिए। क्यों? खैर, हमेशा की तरह घर में राशन भरने की जिम्मेदारी भी छोटी देवरानी की होती है। ये लो छोटे, राशन का हमारा हिस्सा। हाँ दीदी दे दो, वैसे इतने में होता ही क्या है। अब क्या होता है क्या नहीं वो तो दिख ही रहा है, और भी तो खर्चे हैं ना, घर सिर्फ राशन से तो नहीं चलता। सही बात है, दिखता है कैसे कैसे खर्चे हो रहे हैं। अब क्या था, देवरानी जेठानी के बीच राशन को लेकर जो जंग चलती आ रही थी वो चल ही रही थी। इस बीच छोटी बहू दुकान राशन लेने जाती है। भैया चावल दिखाना कैसे दिए? अरे बहू रानी, तुम्हारे घर जो सामान जाता है ना, अच्छे से जानता हूँ मैं। हमेशा की तरह पैक करना है ना, कर देता हूँ। नहीं, इस बार क्या है ना, मैं क्वालिटी देख कर लूँगी। मुझे सामान की एक ही क्वालिटी दिखाओ। अरे बहू रानी, गुप्ता जी के घर का सारा सामान मेरी दुकान से बरसों से जा रहा,
इसमें सोचना क्या है, लाओ लिस्ट दे दो। अब बहू को आता है गुस्सा। बोला ना लिस्ट विस्ट नहीं, इस बार सामान देकर लूंगी। दुकान वाला एक लड़के को बोल देता है कि वो बहू को सामान दिखा दे और जितना बोले पैक करवा दे। वो चीनी दिखाना, कितने की है? अरे बहू रानी, वो चीनी ठीक नहीं है, राशन वाली है, आप लोगों के घर के लायक नहीं है। जरा सी पीली सी ही तो है ना, दिखाओ तो सही। बहू चीनी खाकर देखती है। थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं है लेकिन मीठी तो है ही। कितने रुपए किलो है? दुकान वाला मुंह बनाता है। ये तो वैसे फ्री वाली है, लेकिन आप लोगों का राशन कार्ड नहीं है तो 10 रुपए। क्या बात कर रहे हो? 40 रुपए वाली चीनी सिर्फ 10 रुपए में? दे दो दे दो। लगे तो 10 किलो ज्यादा ही दे दो। दुकान वाला पैक कर देता है। ऐसे ही बहू चावल, गेहूं, सस्ता साबुन लेकर मिलावटी तेल कम रेट में लेकर घर आ जाती है। अरे क्या बात है, इस बार तो कितना सारा सामान आ गया है। हाँ, आपने तो थोड़े पैसे देकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन हम क्या करें, किचन तो हम लोगों को देखना है ना। जा बहू, जाकर डिब्बे भर दे। बड़ी बहू भी आ जाती है। जा बहू, जीजी की बहू की तू भी मदद कर दे। अब छोटी बहू डर जाती है। ना 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 नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही थी कि वो नहीं दीदी, आप थक गई होंगी ना, मैं कर लूँगी किचन का सारा काम, आप आराम करिए। जेठानी और उसकी बहू को समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। हर काम को बराबर में करने वाली, बात करने वाली ये सास बहू क्या खिचड़ी पका रही है। जेठानी बहू को इशारा करती है और दोनों वहां से चली जाती है उन लोगों के जाने के बाद। अरे बहू क्या बात है, कुछ पैसे बचे क्या? जी माँ जी, कुछ, अरे बहुत सारे बच गए। माँ जी गाड़ियों के भाव मिलाए सारा राशन, मुझे तो पता ही नहीं था कि राशन इतना सस्ता भी हो सकता है। ये देखिए, सारे के सारे पैसे बच गए। हाय रे बहू, कमाल ही कर दिया तूने तो। इन पैसों की ना बचत कर लेना। हाँ बस फिर क्या था, उसी गंदे राशन से घर में खाना बनना शुरू हो जाता है। इस बार की चीनी बड़ी पीली पीली दिख रही है, क्या बात है? वो क्या है ना, ऑर्गेनिक है, थोड़ी महंगी है लेकिन असली है, कोई मिलावट नहीं। और हाँ भाभी, इस बार का राशन ना थोड़ा महंगा है, तो कम कम लगाना, क्योंकि इस बार सब असली है। महंगाई सही लेकिन अच्छा खाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हम कमाते ही तो खाने के लिए हैं, क्यों? बड़ी बहू गंदे गंदे राशन को देखकर समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो सास और पति से सारी बात करती है। हाँ, तभी मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। कल तो मैंने बाहर से खाना मंगवाया था। हाँ, मैंने भी छोटी से पूछा तो चढ़ गई मेरे ऊपर। बोल रही थी कि वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक है सारा का सारा सामान। सास उन लोगों की बात सुन ही रही होती है कि उसे उल्टियाँ आने लगती है। धीरे धीरे पूरा घर ही बीमार हो जाता है। अगले रोज जब उन लोगों के घर से कोई बाहर नहीं निकलता तो पड़ोसी परेशान से हो जाते हैं। अरे क्या बात है, गुप्ता जी का मकान आज सुबह से बंद है, कहीं गए हैं क्या? परसों से इस घर की परंपरा है मोहल्ले में सबसे पहले उठने की, घर तो कभी इनका बंद नहीं रहा। अरे कहीं जाते भी है तो बता कर जाते हैं। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। सभी गुप्ता जी के घर जाते हैं, जहां सारा घर बीमार पड़ा होता है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहकर पूरा घर जब वापस घर आता है तो न जाने क्या खाया हम सब ने जो बीमार हो गए, इतना सारा पैसा इलाज में ही लग गया। माँ जी, इन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? हाय रे बहू, ये तेरा ही तो आइडिया था। पर माँ जी, पैसे तो आपको ही सेव करने थे ना फ्यूचर के लिए। अरे काहे का फ्यूचर, सारे पैसे यहीं लग गए। तभी लाइट कट जाती है। हाय रे, अब ये क्या हो गया, अंधेरा कैसे हो गया? बड़ी बहू कैंडल जलाकर लाती है। वो क्या है ना, घर के बिजली के बिल के लिए जो पैसे रखे थे वही इलाज के लिए दे दिए। ऊपर से 4 दिनों से दुकान बंद है, जिससे कितना सारा नुकसान हो गया। सोचा था इस बार छुट्टियों में पूरा परिवार हम सब कहीं पहाड़ों में घूमने चलेंगे, लेकिन अब तो बिजली का बिल ही जमा कर ले वही बहुत है। कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। जलन एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही जला कर रख देती है। पापा, शादी की बात तो आप मेरे ससुराल एक बार भी नहीं आए। जब भी आती हूँ मैं ही आती हूँ। अरे बेटा, तेरे पापा से कहाँ अब चला फिरा जाता है।
तेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है, लड़का देखना, पता नहीं सब कैसे होगा। तभी मुक्ता का पति आ जाता है। ईमानदारी से पैसे कमाने वाला मुक्ता का पति, जिसका रंग थोड़ा दबा होता है। कैसी बात करती है माँ जी, दामाद भी तो बेटा ही होता है। मैं देख लूंगा पप्पी के लिए लड़का। हाँ, बड़ा देख लोगे, खुद की कमाई इतनी तो है नहीं कि स्कूटर 2 जगह एक्स्ट्रा घुमा लो, तब तो पेट्रोल का रोना लेकर बैठ जाते हो। बड़ा लड़का देखोगे। मुक्ता के पति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह बन जाता है। तभी मुक्ता की छोटी बहन पप्पी वहां आती है। क्या बात है दीदी, क्यों जीजा जी को परेशान कर रही हो? और वैसे भी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लड़का पसंद है। पापा, हम लोगों की ही बिरादरी का है राकेश। देख बेटा, अगर जात बिरादरी का पढ़ा लिखा कमाने वाला लड़का है तो हमें क्यों परेशानी होगी? हाँ पापा, बिजनेस है अपना और शहर में एक पेट्रोल पंप भी है। तब तो सही है, मेरे स्कूटर में हमेशा टैंक फुल। मुक्ता को तो मानो पप्पी के रिश्ते से ऐसी आग लगती है कि वो खड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे पापा? लव मैरिज? ना जी ना, हम लोगों के घर में ये रिवाज नहीं है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अरे मुक्ता, क्या हो गया? पप्पी को भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो रोते हुए अंदर चली जाती है। अरे घर में लव मैरिज हो सकती है, ये पहले बता देते तो मैं भी कर लेती ना। क्या मतलब, कहीं चक्कर वक्कर था क्या तुम्हारा? मुक्ता खुद के कहे जाल में फंसने वाली होती है कि मुक्ता, दामाद जी के लिए खाना ले आओ, दूर जाना है आप लोगों को, रात हो रही है। मुक्ता अपने घर चली जाती है। पप्पी पिता को समझाने में कामयाब हो जाती है और फिर हो जाती है पप्पी की शादी राकेश के साथ। देख रहे हो, ये बंगला पप्पी का है। अरे पैसे वाले घर की बहू है तुम्हारी बहन। तो हम कौन से कम है? क्या हम अच्छा नहीं खा रहे हैं या अच्छा नहीं पहन रहे हैं? सब तो कर रहे हैं हम भी। अरे तुम तुलना क्यों कर रही हो? चलो अब अंदर चलते हैं। पप्पी के जन्मदिन में मुक्ता उससे मिलने शादी के बाद पहली बार उसके ससुराल जाती है। पप्पी की सास कहती है, अरे पप्पी, तुम्हारी बहन आई है, जरा मंगवाओ कुछ खाने पीने को। बस फिर क्या था, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, फल और न जाने क्या क्या सब कुछ मुक्ता के सामने लग जाता है। अरे अरे, मैं तो बस पप्पी से मिलने आई थी। खा पीकर मुक्ता और उसका पति निकल रहे होते हैं कि पप्पी की सास मुक्ता को कपड़े, उसके पति को कपड़े और लिफाफे में पैसे भी डाल कर देती है। अरे अरे माताजी, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रहने दीजिए। लेकिन सास मुक्ता और उसके पति को विदाई देकर भेजती है। दीदी फिर आना। हाँ हाँ, लेकिन अब का ना तुम आना, शिवी का जन्मदिन है ना। दिन बीत रहे थे। पप्पी की सोशल मीडिया में आए दिन महंगे कपड़ों और पार्टी की फोटो मुक्ता को परेशान कर रही थी। सुनिए जी, मुझे साड़ी लेनी है, कुछ पैसे दीजिए। अरे पैसे कहाँ हैं मेरे पास, और साड़ी क्यों? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अरे वो डिजाइनर साड़ी है, कोई मौके के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए पहनी जाती है। पता है 20,000 की साड़ी है वो। और मेरी तनख्वाह है 30,000। मुक्ता का पति उसे बहुत समझाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे। क्या करूं, मोहल्ले में पार्टी है। पप्पी से उसकी साड़ी मांग लेती हूँ, किसी को क्या पता लगने वाला है। मुक्ता पप्पी से साड़ी मांगती है। दीदी ठीक है, वो साड़ी मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि वो राकेश की भी ना फेवरेट साड़ी है, वही लाए थे मेरे लिए। अरे तुम चिंता मत करो। मुक्ता पप्पी की महंगी डिजाइनर साड़ी पहनकर मोहल्ला पार्टी में जाती है। अरे वाह मुक्ता, बड़ी ही चमकीली और अलग साड़ी है ये। कितने की है, कहाँ से ली? ज्यादा नहीं, बस 30,000 की है। मिडिल क्लास वालों के मोहल्ले में 30,000 की साड़ी सुनते ही सबकी आंखें खुली रह जाती है। होगी भी, लग भी रही है। लेकिन इतनी महंगी साड़ी तुझे ऐसे हवन कीर्तन वाले फंक्शन में नहीं पहनी चाहिए थी मुक्ता। लेकिन मुक्ता को क्या, वो तो अपनी अक्कड़ में हवन कुंड के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक चिंगारी उसके कपड़े पर लग जाती है। हाय रे मुक्ता, तेरी साड़ी तो जल रही है। हाँ, हाय रे, ये क्या हो गया? ये तो मेरी बहन की साड़ी है। जल्दी से साड़ी को संभालकर वो घर चली जाती है, लेकिन पीछे से पड़ोसन ने, मुझे तो पहले ही पता था। अरे इसकी बहन की शादी बड़े ऊंचे घर में हुई है ना,
इसका पति तो इतना कमाता भी नहीं कि 30,000 की साड़ी ले। अब क्या करेगी बेचारी। वहीं घर पर हाय रे, ये क्या हो गया? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया, बाहर आना। तभी पप्पी का फोन आता है। दीदी कैसा रहा फंक्शन? पिक्चर तो शेयर करना। वो क्या ना, पिक्चर लिया ही नहीं, वक्त ही नहीं मिला। अभी घर पहुंची हूँ, थोड़ा रेस्ट करके बात करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे कल ना मैं किसी ड्राइवर को भेजकर साड़ी मंगवा लूँगी आपके घर से। हाँ वो ठीक है, लेकिन कल नहीं, अभी उसे ड्राई क्लीन में दे रही हूँ ना मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, अपने घर के पास वाले को ना देना, रहने तो ना, कोई बात नहीं। मुक्ता कहाँ मानने वाली थी। वो ड्राई क्लीनर के नाम पर 2-4 दिनों के लिए साड़ी का बहाना बना लेती है, लेकिन मन में उथल पुथल चल रही होती है कि करे तो क्या करे। फिर क्या हो गया? रात बहुत हो रही है, सो जाओ। और ये मेरी चेक बुक अलमारी में रख दो। मुक्ता चेक बुक देखती है, चेक बुक का सीरियल नंबर देखती है और सोचती है क्यों ना चेक बुक के बीच से कोई पेज फाड़ ले और पैसे निकाल कर साड़ी ले ले। पति को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन चेक बुक के बीच का पन्ना फाड़कर वो चेक देकर साड़ी ले लेती है और पप्पी को दे आती है। अरे दीदी, ये तो बड़ा अच्छा ड्राई क्लीनर है, साड़ी तो बिल्कुल नई कर दी। मुक्ता कुछ नहीं कहती और पप्पी और उसके पति को घर आने का न्योता दे आती है। देखिए जी, पप्पी और उसका पति पहली बार हम लोगों के घर आएगा। आप प्लीज ना नया सोफा ऑर्डर कर दे। अरे कैसी बात कर रही हो? नया सोफा? ना बाबा ना। अरे याद है उसके घर का सोफा कितना गुदगुदा था? लाखों का था, कहाँ से लाऊंगा मैं? वैसे भी देखो, ये बराबरी करना ना अच्छी बात नहीं है, समझी? जितनी चादर हो। अरे बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जितनी चादर हो, जितनी चादर हो। पैसे देने हैं तो दो, वरना मत दो, लेकिन चुप रहो। अगले दिन मुक्ता पड़ोसी का सोफा लगा देती है, पड़ोसन के सोफे और उसी की क्रॉकरी में खाना भी। पति देख रहा होता है कि कैसे ही अपनी सगी बहन को मुक्ता मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों पपी, ये गले में जो पहना है असली है क्या? दीदी, इनके घर ना नकली कुछ नहीं पहनते, असली है दीदी। हाँ, मेरे पास भी ना शादी का इतना गहना रखा है, क्या बताऊं, पर घर पर कौन पहनता है। हाँ दीदी, मैं भी कहीं आती जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तभी मुक्ता का बेटा, जो कि काफी शरारती था, सोफे पर खेलते खेलते स्केच पेन चला देता है। वहीं अंदर से क्रॉकरी के टूटने की आवाज भी आती है। हे जी, देखिए तो शिवम को क्या कर रहा है वो। वैसे भी आप जानते ना सोफा कहाँ से आया है। पप्पी का पति पप्पी को देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे क्रॉकरी भी गई। वैसे कोई बात नहीं, कोई खास महंगी नहीं थी, बस यही कुछ 40,000 की होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन मन ही मन मुक्ता परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, लेकिन क्योंकि बहन के आगे खुद को नीचा नहीं दिखा सकती थी, सो खाना वाना खाकर पप्पी निकल रही होती है कि मुक्ता भी दिखावे में आकर दोनों को कपड़े, पैसे और न जाने क्या क्या उपहार में देती है। अरे दीदी, नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी इतना सारा। पति भी देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मुक्ता के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो बहन को इतनी सारी गिफ्ट दे रही है। लेकिन फिर दिखावे के मारी मुक्ता बहन को ढेर सारा उपहार देकर भेजती है। सबके जाने के बाद हाय रे, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये बच्चा है, ये शैतान का खाला, सारा सोफा बर्बाद कर दिया। क्रॉकरी कैसे टूटी। हाय रे, कैसे होगा। लेकिन मुक्ता को फिर याद आ जाता है कि उसके पास तो पति की चेकबुक हो। वो फिर वही करती है, बीच से पन्ना निकालकर नया सामान लाकर पड़ोसन को दे देती है। पति को पता भी नहीं चलता और मुक्ता का काम हो जाता है। फिर एक रोज, मुक्ता गजब हो गया, जल्दी से सामान पैक करो, अभी इसी वक्त गांव जाना है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए, जल्दी करो। अरे क्या हो गया आपके पापा को? हाँ हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। वो चेक बुक रखी है ना, वो ले लेना। पापा के इलाज के लिए मैंने 2 लाख जमा किए हैं, वक्त पर काम आ जाए, और क्या चाहिए। अब मुक्ता के पसीने छूट जाते हैं। वो लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पैसों की कमी के कारण पिता का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है? मेरी चेकबुक भी मेरे पास ही थी। ये बोलकर जैसे ही वो चेकबुक देखता है तो बीच के पन्ने फटे होते हैं।
मुक्ता, चेकबुक तुम्हारे पास थी, सच सच बताओ पैसे कहाँ है, बोलो। मुक्ता रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, छोटे दिखावे के लिए मैंने ये किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जलन के कारण और ये बराबरी करने के नाटक के कारण मेरे पिता को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। मुक्ता रोती रहती है। तभी पप्पी आ जाती है। दीदी, जीजा जी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, और इलाज में किसी भी तरह की कमी हो तो बताइएगा। मुक्ता देखती है कि जिस बहन से वो जलन महसूस करती थी वो कैसे उसकी मदद कर रही है। वो शर्मिंदा होती है और आगे से बहन से मिलकर उसकी खुशी में खुशी मानकर रहती है।